वेलकम बैक टू सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपने गन ही साहब चेयरमैन नहीं रहे, एक फ्रॉस्ट मोनार्क मार गया एंड फिर जिनचुल नया चेयरमैन बनता है। बाद में फिर थॉमस आंद्रे जिन्वू से मिलने आता है, पर तभी वहां जापान में एक पोर्टल टाइप का खुल जाता है आसमान में और जिन्वू को मारने के लिए 3 शैडो मोनार्क्स आते हैं, एक बीस्ट मोनार्क, फ्रॉस्ट मोनार्क, एक प्लॉक मोनार्क। तो प्लॉक मोनार्क को तो जिन्वू मार देता है, पर पिछले एपिसोड के लास्ट में बीस्ट मोनार्क पीछे से अपना हाथ घुसा देता है जिन्वू के अंदर से एंड जिन्वू बिल्कुल मरने की कगार पे आ जाता है। अब आगे वो फ्रॉस्ट मोनार्क भी जिन्वू में अपना वेपन डाल देता है। अब जिन्वू नहीं बच पाएगा, यही हम उसके मैसेज देखते हैं मैसेज बॉक्स में। प्लेयर की HP 0 हो गई है एंड आगे देखते हैं द प्लेयर इज डेड। और तो गाइज यही था सोलो लेवलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। बाय। मजाक कर रहा हूँ, भी आगे है। इसके बाद हम तुरंत देखते हैं कि एक कोई नई स्किल, अननोन स्किल जिन्वू की एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जिन्वू की सीधी आंख खुलती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बेड में। मतलब कि जिन्वू अभी उसी बेड में है, उसी टाइम में है जहां पर वो पहली बार डबल डंजियन से घायल होकर पहुंचा था। फिर जिनचुल वगैरह मिलने आते हैं, उससे सवालात करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टाइम ट्रेवल टाइप हो गया जिन्वू के साथ। तो यहाँ पे जिन्वू फिर कई लोगों से मिलता है, लाइक चेयरमैन, और साथ ही साथ यहाँ पे पुराने सारे के सारे मूवमेंट्स वो दोबारा से जीता है कि मॉम का ठीक होना, वो जीजू आइलैंड रेड एंड सबसे पहले उस आइस वाली जगह में जाना, ये सारी चीजें वो फिर से देखता है। तो यहाँ पे जिन्वू शुरू में घबराया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि इसकी मेमोरीज, पावर वगैरह तो पुरानी वाली है। पर बाद में वो समझ जाता है कि ये सब एक इल्यूजन है और किसी से कहता है कि इल्यूजन दिखाना बंद करो, मेरे सामने आओ। एंड फिर हम देखते हैं एक बंदे को, एंड इसको तुमने देखा है उसी स्टोरी में जो आर्किटेक्ट ने बताई थी। वहां पर ये काफी पावरफुल बंदा था एंड इसके पास भी जिन्वू जैसी पावर थी। ये भी मतलब एक शैडो मोनार्क टाइप का था, पर एक्चुअली ये है कौन, ये आगे पता चलेगा। अब ये शैडो मोनार्क रूप बदल बदल के जिन्वू से बातें करता है। लाइक पहले बोलता है जिन्वू से कि मैं तुम्हें जब से देख रहा हूँ तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे सारे स्ट्रगल्स का लेखा जोखा हूँ और तुम्हारी सफरिंग्स का रिवॉर्ड भी। मैं ही डेथ हूँ एंड इटर्नल रेस्ट भी। मैं कोई और नहीं, मैं तुम ही हूँ। इससे तुम्हें याद आएगा कि इस बंदे को तुमने पहले भी सीजन 1 के एंड में कहीं ना कहीं देखा है एंड ये बंदा यही था, अपना शैडो मोनार्क टाइप। एंड फिर जिन्वू को बता देता है अपनी आइडेंटिटी कि मैं हूँ द शैडो मोनार्क, द किंग ऑफ द डेड। आगे ये शैडो मोनार्क जिन्वू से कहता है कि तुम मेरी ही पावर अब तक यूज कर रहे थे, मेरी ही पावर की वजह से तुम इतने आगे आए, इतने पावरफुल बने, मेरी ही मर्जी से तुमने सब हासिल किया। एंड यस, जिन्वू को अब पता चलता है कि उसे किसने चूज किया था इस पावर के लिए। तो सबसे पहले यही सवाल करता है जिन्वू कि तुमने मुझे चूज क्यों किया। एंड फिर वो जिन्वू को पूरी सारी की सारी स्टोरी एंड हिस्ट्री जो है सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स की वो बताता है। पर पहले हम बाहर का नजारा देखते हैं, जहाँ पर रियल वर्ल्ड में जिन्वू के जाने के बाद हालत काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि जिन्वू तो अब है नहीं और रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो मतलब वो काफी तहलका मचा रहे होते हैं। फिर बीस्ट जो मोनार्क्स हैं एंड फ्रॉस्ट मोनार्क एंड बीस्ट मोनार्क को भी पता चल जाता है कि जिन्वू के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो लोग जिन्वू को मारने आते हैं, कोशिश करते हैं मारने की। पर तभी अचानक से जिन्वू के डैड संग एल वान वहां पे आ जाते हैं और जिन्वू की प्रोटेक्शन करते हैं और लड़ाई को ज्वाइन भी। फिर अपने शैडो मोनार्क की एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, जहां वो बताता है कि बहुत समय पहले जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ लाइट एंड डार्कनेस थी, तो उस टाइम पे एक सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग था जिसका नाम था द एब्सोल्यूट बीइंग। एंड हाँ, यही है द रियल गॉड ऑफ सोलो लेवलिंग। इसने क्या किया, लाइट और डार्कनेस थी, डार्कनेस को उठा के 8 बंदे बनाए जिनको आज हम मोनार्क्स बोलते हैं। कई सारे ना बीस्ट, फ्रॉस्ट वगैरह। और उनको बनाने के बाद ये बंदा भाई साहब ऑर्डर देता है उनको कि जाओ तुम वर्ल्ड्स को तबाह करो, यूनिवर्स को तबाह करो। अब डार्कनेस के अलावा जो लाइट थी उससे इसने बनाए रूलर्स या फिर डिवाइन बीइंग्स बोल लो, कुछ भी बोलो। और इनको काम दिया गया है दुनिया को बचाने का। दुनिया को कैसे बचाएंगे ये लोग, उनको मार के जो दुनिया तबाह कर रहे हैं। ऐसा ही करके बहुत समय तक इन रूलर्स एंड मोनार्क्स की लड़ाई चलती रही। मोनार्क्स दुनिया को तबाह करने जाते थे, रूलर्स उनको बचाने जाते थे, दोनों की फिर लड़ाई बुड़ाई हो जाती थी और मरते मुरते रहते थे। तो मतलब यही था इनका काम बेसिकली। तो ऐसे इन्फिनिट मारधार से तंग आके एक रूलर गया एब्सोल्यूट बीइंग के पास, बोलता है कि भैया कुछ सार तो निकल नहीं रहा है, हम उन्हें मारते हैं, वो हमें मारते हैं, ऐसे करते हैं हमारे सोल्जर भी भाई साहब मरते हैं बेचारे, उनके सोल्जर भी मरते हैं, कुछ सार निकल नहीं रहा है। एक काम करिए एब्सोल्यूट बीइंग, आप हमें थोड़ी सी ज्यादा पावर दीजिए, हम उनका काम तमाम कर देंगे, जिससे मैटर खत्म ही हो जाए एक बार में, हमारे सोल्जर भी बच जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है। पर इसको सुनने के बाद एब्सोल्यूट बीइंग पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। अब जो ये रूलर्स है उनको तुम फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि लाइट से बने, थोड़ी थोड़ी लाइट से बने, तो फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइट जो भी हो। अब इनको पता चल चुका है कि ये जो हमारा एब्सोल्यूट बीइंग है, इसके लिए हमारी और इन मोनार्क्स की लड़ाई किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। मतलब समझ लो भाई साहब बिग बॉस देख रहा है एब्सोल्यूट बीइंग, लड़वा दिया दोनों को, बस आराम से बैठा बैठा देख रहा है और वो कभी चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो, उसका एंटरटेनमेंट बंद नहीं हो जाएगा। और यहाँ रूलर्स की जगह में जो नियम है वो हम पहले भी देख चुके हैं, रूल्स कहीं पे एपिसोड 1-2 में सीजन 1 के, जहाँ पर कि
कि जो एब्सोल्यूट बीइंग उसके सामने धर झुकाओ, उसकी पूजा करो, लॉयल्टी पेश करो, और जहाँ पे जो भी ये रूल्स फॉलो यहाँ पे नहीं करेगा वो फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ मर जाएगा, मार दिया जाएगा या फिर। तो इन लोग फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइफ अपने रूलर्स जो है दिमाग लगाते हैं, यार हम लड़ने जा रहे तो भी मर रहे हैं, यहाँ पर इसके रूल्स नहीं माने तो भी मर रहे हैं, ये क्या क्रोनोलॉजी है। तो रूलर्स समझ जाते हैं कि अगर हमें लड़ाई को खत्म करना है तो मोनार्क्स को नहीं, ये एब्सोल्यूट बीइंग जब तक रहेगा जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो रही। अब जो रूलर्स हैं वो अपने खुद के एब्सोल्यूट बीइंग जो उनके गॉड थे उनके खुद ही के खिलाफ हो गए। वैसे ये चीज सही भी है। तो यहाँ पर जितने भी रूलर्स थे वो सारे के सारे ही खिलाफ हो गए थे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा रूलर था जिसने एब्सोल्यूट बीइंग की वफादारी नहीं छोड़ी, वो लॉयल था उससे अंत तक, उसको सब पता था। एंड वो बंदा था हमारा शैडो मोनार्क जो अभी बात कर रहा है, जो शैडो से बना है। वो पहले रूलर फ्रेगमेंट ऑफ लाइट था, मतलब रूलर और कुछ ऐसा दिखता था। पर ये शैडो मोनार्क कैसे बना फिर आगे पता चलेगा। तो जैसे कि बाकी सारे रूलर्स तो भैया एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के चक्कर में आ रहे थे, लेकिन अपना ये बंदा जिसका नाम है ऐशबॉर्न, जिसको हम शैडो मोनार्क से जानते हैं, उसका नेम रहता है पहले ऐशबॉर्न। तो वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा अकेला क्या ही कर लेगा, इतने सारे रूलर्स तो खिलाफ हो ही गए। तो उसको हरा देते हैं वो सारे के सारे, मार मूर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। फिर ऐशबॉर्न को लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, एब्सोल्यूट बीइंग मार दिए जाएंगे। बट फिर हमारे ऐशबॉर्न को पता चलता है कि सब खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसी पावर है, एक सीक्रेट हिडन पावर है जो कि द एब्सोल्यूट बीइंग ने ऐशबॉर्न के अंदर छुपा रखी थी, एंड वो इसी मूवमेंट पे एक्टिवेट होती है। एंड वो पावर कौन सी थी? अराइज बोलने की पावर। एंड इस पावर से पता ही है तुम्हें क्या होता है, मरे हुए सोल्जर्स वापस जिंदा होकर तुम्हारी टीम में शामिल हो जाते हैं। भले ही मरने वाले दुश्मन के सोल्जर्स हो, लेकिन वो तुम्हारे सोल्जर बन जाएंगे जब तुम उनको शैडो बनाओगे तो। एंड फिर हमारा ऐशबॉर्न बनता है द शैडो मोनार्क, एंड अपनी फौज लेके जाता है वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने, क्योंकि सारे के सारे रूलर्स वहीं उसको मारने जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास पहुंचता है तो देखता है एब्सोल्यूट बीइंग को पहले ही मार चुके हैं। व्हाट द फिर इसके बाद जो रूलर्स बचे थे एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद, वो बन गए न्यू गॉड्स, और जो एब्सोल्यूट बीइंग के टूल्स वगैरह थे उनको यूज करने लगे मोनार्क्स को मारने के लिए। एंड इसी तरीके से वो लोग किंग ऑफ द जायंट्स को पकड़ते हैं, जिसको हमने देखा था। एंड अपना ऐशबॉर्न जो कि शैडो मोनार्क बन चुका है, उसके एनिमीज थे रूलर्स, एंड जो मोनार्क्स हैं उनके एनिमीज कौन है? रूलर्स। तो अपना ऐशबॉर्न एके द शैडो मोनार्क जाता है दूसरे मोनार्क के पास, उनसे हाथ मिलाता है एंड रूलर्स के साथ लड़ने को तैयार होता है। तो अब यहाँ पे मोनार्क्स की जो साइड थी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, रूलर्स भी पावरफुल थे, तो मतलब बैलेंस टाइप की हो गई थी दोनों की पावर्स। और मोनार्क्स में मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी था एक, जैसे बीस्ट मोनार्क है वैसे ही मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी था, जिसकी आर्मी काफी खतरनाक थी, काफी पावरफुल थी। एंड यहाँ पे बीस्ट मोनार्क को भी हम देखते हैं, उसकी आर्मी भी देखते हैं। तो ये सारी मिलकर रूलर्स से लड़ रही थी। एंड जैसे कि यहाँ पे लड़ाई होगी, कोई भी मरेगा, अपना शैडो मोनार्क तुरंत उसको अपनी शैडो में शामिल कर लेगा। तो इससे शैडो मोनार्क की पावर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती चली गई। तो इससे क्या हुआ, रूलर्स तो डरने लगे शैडो मोनार्क से, और साथ ही साथ जो मोनार्क के साथ काम कर रहे थे दूसरे मोनार्क, वो भी शैडो मोनार्क से डरने लगे, क्योंकि शैडो मोनार्क काफी पावरफुल हो गया तो उनके साथ फिर कुछ भी कर सकता है, इसलिए उनको डर लगने लगा। इसलिए दो मोनार्क शैडो मोनार्क को पीछे से मारने का ट्राई करते हैं, पीठ में छुरा घोंपने का, धोखा देने का, जैसा कि हमने पहले स्टोरी में भी देखा था, वो लोग नहीं कर पाते। द बीस्ट मोनार्क दो दुम दबा के भाग जाता है, अपनी आर्मी छोड़ के भाग जाता है। तो बचता है यहाँ पे दूसरा धोखा देने वाला मोनार्क, द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स बरान। पूरी पिलाई उसकी हो जाती है, शैडो मोनार्क धर देता है उसको। एंड इसके बाद जैसे कि वहां क्या हुआ था, रूलर्स आ जाते हैं यहाँ पर। रूलर्स यहाँ पे आके शैडो मोनार्क के सामने घुटने टेक देते हैं और माफी मांगने लगते हैं। शैडो मोनार्क एक ऐशबॉर्न को लगा था कि ये लड़ने आए, लेकिन उनने माफी मांग ली। अगर वो चाहते तो शैडो मोनार्क को मार सकते थे, क्योंकि वो काफी बुरी बैटल लड़के आए, अपने खुद ही के बंदों से लड़के आए, पर उनने माफी मांगना जरूरी समझा। पर यहाँ पे अपना ऐशबॉर्न उनसे काफी गुस्सा है, क्योंकि उनने द एब्सोल्यूट बीइंग को मारा है। अपना ऐशबॉर्न उनका काफी वफादार था। फिर अपना शैडो मोनार्क काफी सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए, रूलर्स को मार भी नहीं सकते, एब्सोल्यूट बीइंग तो वापस आ नहीं जाएगा। तो ऐशबॉर्न वहां से चला जाता है, अपने आप को छुपा लेता है टाइम के लिए, क्योंकि जिससे कि वो रिकवर हो सके, क्योंकि वो बीस्ट मोनार्क जो दुम दबा के भाग गया था उस पर अटैक करने की प्लानिंग करना चाह रहा था। लेकिन जितने टाइम तक यहाँ पे अपना ऐशबॉर्न छुपा रहा, हाइड हुआ, रिकवर होता रहा, प्रैक्टिस वगैरह करता रहा, उतने टाइम में भाई साहब रूलर्स जो है वो दूसरे मोनार्क को मारते गए। और क्योंकि मोनार्क्स की काफी ज्यादा आर्मी भी कम हो चुकी थी लड़ाई के कारण, इसलिए मोनार्क्स बेचारे क्या करे, लड़ भी नहीं सकते, इसलिए दुम दबा के वो फटी में डायमेंशन छोड़ के ही भाग गए, वर्ल्ड बदल दिए, जहां मिला भाग गए बेचारे। एंड फिर बाद में जब ऐशबॉर्न अपना शैडो मोनार्क वापस आता है, रीअपेयर होता है, तो देखता है कि ज्यादातर मोनार्क्स तो भाग गए दुम दबा के, लेकिन यहाँ पे जो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है, द किंग ऑफ ड्रैगन्स, जिसके पास ड्रैगन्स की फौज है, उसके साथ अपना ऐशबॉर्न हाथ मिला लेता है, दोनों टीम बनाते हैं और एक नई दुनिया की तलाश में निकलते हैं, जहां पर ये अपनी नई आर्मी बनाएंगे। एंड वो जगह है हमारा अर्थ। यस,
इस तरह से वो लोग अपने अर्थ पे आते हैं। एंड फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे मोनार्क्स अपनी आर्मी बनाते हैं, पावर बढ़ाते हैं, तहलका मचाते हैं, एंड रूलर्स का काम क्या है, इनको रोकना है। तो जैसे इनने अपनी आर्मी बनाई, रूलर्स आ गए इनको मारने के लिए, एंड फिर दोनों में फाइटिंग छिड़ गई फिर से। एंड इससे क्या हुआ, हमारा अर्थ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एंड इससे जो दृश्य हमें देखने मिलते हैं वो तुमने कहीं पहले देखे हैं। जिन्वू भी यही सोचता है कि हाँ पहले कहीं देखे हैं। तो शैडो मोनार्क एके ऐशबॉर्न बताता है कि ये पुरानी दुनिया के हैं जो पहले तबाह हो चुकी है, एक बार नहीं कई बार दुनिया खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ये लोग अर्थ पे आए, अपनी आर्मी बनाने के लिए इनने आर्मी अपनी थोड़ी बहुत इनने आर्मी बढ़ाई, पावर बढ़ाई। रूलर्स इनकी लोकेशन डिटेक्ट करके यहाँ पे आए, दोनों में लड़ाई छिड़ी, दुनिया खत्म। एंड फिर दुनिया खत्म हो गई। एंड दुनिया को वापस ठीक करने के लिए वो रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग का एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम था द कप ऑफ रीइंकार्नेशन। इस कप की पावर थी कि ये टाइम को 10 साल पीछे कर सकता है। तो जैसे दुनिया खत्म हो गई थी ये वापस ठीक कर देगा। तो 10 साल पीछे चले जाता है। फिर क्या होता है, फिर से मोनार्क्स आएंगे, अपनी आर्मी बढ़ाएंगे, फिर से रूलर्स आएंगे, मोनार्क्स को मारेंगे, मोनार्क्स रूलर्स को मारेंगे, ऐसे करते हर तबाह। यही हो रहा है बार बार। पहले क्या था, अपने अर्थ पर मैजिकल एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, ह्यूमंस काफी वीक थे। अगर मोनार्क जीते तो भी दुनिया खत्म हो जाती थी, अगर रूलर्स जीते तो भी दुनिया खत्म हो जाती थी, क्योंकि दुनिया में उतनी सहन शक्ति नहीं थी मैजिकल अटैक से। तो इसलिए यहाँ पर रूलर्स ने डिसीजन लिया कि अगर सबको नहीं बचा सकते तो कुछ बचा सकते हैं। एंड फिर इसी तरीके से हंटर बनते हैं। हंटर्स को बनाने का मेन रीजन यही था जिससे कि मोनार्क्स और रूलर्स की जब लड़ाई हो तो कोई तो इंसान जिंदा बचे। एंड हंटर्स में जैसे मैजिकल एनर्जी होती है तो वो जिंदा बच सकते हैं, इस कोलिजन को सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए हंटर्स बने। पर लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि हंटर्स तो बना दिए लेकिन फिर भी कुछ उनकी प्लान की कमी की वजह से वो भी मारे गए, फिर दुनिया खत्म हो गई। फिर इनने कुछ नया प्लान बनाया दुनिया को बचाने का, वो भी फिर फेल हो गया। ऐसे करते करते कई बार इनके प्लान फेल हुए, कई बार दुनिया खत्म हुई। रूलर्स ने कप ऑफ रीइंकार्नेशन को इतना ज्यादा यूज कर लिया कि भाई साहब उसकी पावर ही खत्म हो गई। एंड ये प्रोबेबली अभी का जो टाइम चल रहा है वो हमारी अर्थ का शायद लास्ट टाइम है, क्योंकि इसके बाद तो अब कोई कप ऑफ रीइंकार्नेशन भी नहीं है। एंड जिन्वू यहाँ पे ये सब सुनने के बाद एक क्वेश्चन करता है कि भाई साहब एब्सोल्यूट बीइंग तो सबसे पावरफुल था, तो वो अपने क्रिएशंस के द्वारा कैसे पेल दिया गया। तो अपना ऐशबॉर्न यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम ह्यूमंस मशीन बनाते हो एंड वो मशीन्स तुम्हें ही मार देती है। ये भी कुछ उस तरीके का मैटर है। बेचारे एब्सोल्यूट बीइंग की यही गलती थी, उसने इतने ज्यादा पावरफुल क्रिएशंस बना दिए, इतनी पावरफुल चीजें बना दी कि उनने एब्सोल्यूट बीइंग को ही मार दिया। एंड हंटर्स में पावर कैसे आती है, जो रूलर्स है वो गिने चुने लोगों को पावर देते हैं जिनसे कि फिर उनकी रैंकिंग नपती है, वो सारा सिस्टम होता है। ये रूलर्स उनको पावर देते हैं, फिर वो ही मैजिकल बीस्ट वगैरह से लड़ सकते हैं। उनको पावर अचानक से मिलती थी, अवेकनिंग होती थी तो वो रूलर्स के द्वारा दी जाती थी। और अपने मोनार्क्स ने भी ये रास्ता ट्राई किया ह्यूमंस के द्वारा इस अर्थ में घुसने का। मोनार्क्स ने ह्यूमन की बॉडी का यूज किया इस अर्थ में रहने का, अपनी आर्मी बढ़ाने का, जिससे वो छुपे भी रहे, रूलर्स उनको डिटेक्ट ना कर पाए, और अपनी आर्मी बना के तुरंत रूलर्स पे अटैक करे जिससे कि रूलर्स बच ना पाए। तो मोनार्क्स ने भी ह्यूमंस में धीरे धीरे अपनी पावर्स फैलाई। तो कई जो मोनार्क्स थे उनको तो अपना केपेबल ह्यूमन मिल गया, उनके अंदर ये लोग प्रवेश किए, उनके अंदर ये लोग घुसे और रहे वहे। बट जो अपना ऐशबॉर्न था, द शैडो मोनार्क एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये दो बंदे इतने ज्यादा पावरफुल थे, कोई इंसान ही नहीं मिल रहा था इनको कि जो इनकी पावर को झेल पाए। एंड तभी वहां पर हमारा आर्किटेक्ट जिसको हमने देखा है वो यहाँ पे ऐशबॉर्न के पास आता है एक प्रपोजल लेके कि ऐशबॉर्न के लिए वो एक बढ़िया सी ह्यूमन बॉडी खोजेगा, उसके बदले आर्किटेक्ट को एक काफी पावरफुल बॉडी चाहिए। तो यहाँ पर वैसे इनकी खोज काफी आसान नहीं रही, पर काफी खोजने के बाद उनको एक बंदा ऐसा मिला जो कि बाकियों से काफी अलग था, जो कि मौत को बार बार टक्कर से छू के वापस आया है, इवेड किया है जिसने। वो था हमारा संग जिन वू, जिसको कि हमने देखा है काफी भाई साहब कमजोर हंटर था, फिर भी लड़ता रहता था लेकिन जैसे तैसे बच जाया करता था डेथ से। शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इसके बारे में कि किंग ऑफ द डेड जिसको बोला जाता है, वो एक ऐसे ही बंदे के अंदर प्रवेश करेगा जो खुद डेथ को बार बार फेस किया हो। लेकिन क्योंकि जिन्वू काफी ज्यादा वीक था, पर अपने ऐशबॉर्न ने तो मन बना लिया था मैं तो इसी के अंदर जाऊंगा। तो इसी तरीके से ऐशबॉर्न जिन्वू को पिक करता है। पर अब यहाँ पे एक चैलेंज है कि पूरी पावर वो जिन्वू को नहीं दे सकता था, जिन्वू सह नहीं पाता। तो इसलिए आर्किटेक्ट के साथ मिलकर शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न ने एक गेम टाइप का सिस्टम बनाया, जो कि जिन्वू को लेवल बाय लेवल, जैसे जैसे जिन्वू लेवल अप होगा उसके अंदर शैडो मोनार्क की पावर उतनी उतनी ज्यादा आती जाएगी। एंड उसकी बॉडी को केपेबल बनाने के लिए जैसे कि उसमें कई सारे टास्क होते हैं, पुशअप वगैरह, दौड़ना वगैरह, सिस्टम इसको जिन्वू को टास्क देता था। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऐशबॉर्न की मर्जी से ही हो रहा था। एंड नाउ अब तुम्हें पता चल गया है जिन्वू के पास ये सिस्टम कैसे आया। पर यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि जब आर्किटेक्ट और जिन्वू की लड़ाई चल रही थी तो आर्किटेक्ट शैडो मोनार्क से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि आर्किटेक्ट क्या करना चाह रहा था, शैडो मोनार्क को जिन्वू की बॉडी के अंदर जिंदा करना चाह रहा था। लेकिन शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न ने खुद ही मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं
नहीं आऊंगा, और जिन्वू को हार्ट और दे दिया था। मतलब शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न ने आर्किटेक्ट को धोखा दिया। यहाँ पे आर्किटेक्ट चाहता था कि ऐशबॉर्न वापस आए और मोनार्क की साइड से लड़े, पर ऐशबॉर्न भाई साहब वापस ही नहीं आया। उसने जिन्वू को मौका दिया कि जा, तुझे जो करना है तू कर, तू जी ले अपनी जिंदगी। इसलिए अपना जिन्वू रहा, जिन्वू गायब नहीं हुआ, और बाकी जो मोनार्क्स थे वो गुस्सा हो गए। तो जिन्वू पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो ऐशबॉर्न बोलता है कि ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया कि जो भी समय मैंने तुम्हारे साथ बताया जिन्वू, वो काफी अच्छा था, ब्लिसफुल था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और क्योंकि अगर शैडो मोनार्क जिंदा हो जाता जिन्वू की बॉडी में तो जिन्वू की बॉडी गायब। एंड इसी तरीके से बाकी शैडो मोनार्क भी एग्जिस्टेंस में आए। पहले उन्होंने ह्यूमन की बॉडी ली, फिर बाद में अपने रियल फॉर्म में आ गए। एंड ऐशबॉर्न बोलता है जिन्वू से इसी तरीके से, मैं तुम बने और तुम मैं बना। फिर ऐशबॉर्न जिन्वू को 2 ऑप्शंस देता है कि तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो, रियल वर्ल्ड में, मौत को बार बार छू के वापस आ सकते हो, अपने एडवेंचर्स कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन तुम इसी मेरे इल्यूजन में रहो और जैसी जिंदगी जीना चाहो, रेस्ट करो, जो करना वो करो। जिन्वू कहता है कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है और ये तुमको भी पता है, हम एक ही तो हैं। एंड ऐशबॉर्न फिर जिन्वू को बताता है कि वापस जाने का जरिया पता है ना तुम्हें? जिन्वू कहता है कि हाँ। जिन्वू पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? ऐशबॉर्न बोलता है वैसे इसके चांसेस तो नहीं है, काफी अनलाइकली है कि हम मिले, और कहता है कि मैं तुम ही हूँ तो मिलने का तो फिर क्या है। तो जिन्वू ऐशबॉर्न को अलविदा कहता है एंड साथ ही में कहता है अराइज। यस, इसका मतलब है जैसे जिन्वू अपने डेड सोल्जर्स पे अराइज बोल के उनको वापस जिंदा कर लेता था, इस बार जिन्वू खुद ही को अराइज कर दिया। अब हम देखते हैं कि सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो डिलीट होने लगता है। एंड जैसे कि सिस्टम ही जिन्वू की पावर को लिमिट कर रहा था, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पावर का एक्सेस दे रहा था। अब सिस्टम यहाँ पे डिलीट हो चुका है जिन्वू का, तो सिस्टम के जो मैसेज वगैरह है वो तो डिलीट होंगे, जो आते थे वो सब गया। इसी के साथ जो शैडो मोनार्क की पावर को यूज करने का जो लिमिटेशन था वो भी टूट जाता है। अब नाउ जिन्वू पूरी पावर यूज कर सकता है। एंड उसकी जो शैडो सेना थी, उसके कमांडर वगैरह थे, टस्क वगैरह, ईग्रेस, अपने बीरू, उनकी रैंक भी मैक्स पहुंच जाती है, फुल पावर हो जाते हैं वो भी। एंड शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न इटर्नल वॉइड में चला जाता है एंड हमेशा के लिए रेस्ट करता है। अब जिन्वू के पास ऑप्शन आता है, क्या तुम सिस्टम डिलीट करना चाहते हो? जिन्वू कहता है यस। एंड नाउ अब बाहर अपने रियल वर्ल्ड में जैसे कि जिन्वू के डैड उन 2 मोनार्क से लड़ रहे हैं, और जिन्वू के डैड भाई साहब बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे हैं दोनों को। एंड नाउ अपना जिन्वू शैडो मोनार्क की पूरी पावर के साथ वापस आने लगता है एंड दोनों मोनार्क्स की फटके 4 हो चुकी होती है। एंड बीस्ट मोनार्क जैसे कि शैडो मोनार्क के टाइम पे भी दुम दबा के भाग गया था, आप फिर से दुम दबा के भाग जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है फट गई। एंड जिन्वू वहां पे पहुंच के कहता है कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ से वो हिला कैसे, वो बीस्ट मोनार्क। फिर जिन्वू पता है पूरी दुनिया को स्कैन सा कर देता है, तुरंत लोकेशन निकाल लेता है उस बीस्ट मोनार्क की कहाँ भगा है दुम दबा के। एंड वो स्कैन करने में लगा होता है। पीछे से फ्रॉस्ट मोनार्क भाई साहब पता नहीं क्या सोच रहा है, अपनी पूरी पावर लगा के अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से मारने के लिए आता है जिन्वू को। पर अब जिन्वू वो जिन्वू नहीं है, एक ऐसा सा हाथ कर देता है भाई, पूरा अटैक उसका खत्म हो जाता है। एंड अभी जिन्वू फ्रॉस्ट मोनार्क को नहीं मारता है, बोलता है कि यहीं रुको, अभी मैं पहले बीस्ट को देख के आ रहा हूँ। बेचारा बीस्ट मोनार्क पोर्टल खोल के कहीं ना कहीं दुनिया के कोने में छुपा था। जिन्वू सट्टे से उसके पास पहुंच जाता है एंड फिर बीस्ट मोनार्क लेट जाता है, भैया माफ कर दो जिन्वू जी। जिन्वू कहता है कि बिल्कुल माफ तो मैं आपको करूंगा बिल्कुल, पर पहले हिसाब हम बराबर करेंगे। आपने मेरी छाती में 5 क्लॉज घुसेड़े थे, तो मैं अपने 5 अटैक्स बस मारूंगा, वो आपको सह जाने, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। तो भाई पता नहीं फिर जिन्वू क्या सटासट इतनी तेज स्पीड में अटैक करता है भाई, हाथ पाव उसके 1 सेकंड में कट जाते हैं। और अभी जिन्वू के 4 अटैक और बचे हैं, तो तुम समझ गए अब क्या होना है यहाँ पे। फिर जिन्वू वापस फ्रॉस्ट मोनार्क के पास पहुंचता है। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है उसका क्या हुआ? जिन्वू बोलता है मर गया। और फिर जिन्वू फटाफट फ्रॉस्ट मोनार्क पे भी हमला करता है और भाई साहब वो भी तबाह हो जाता है, और कहता है कि तीनों मोनार्क की डेथ बाकी मोनार्क्स के लिए एक वार्निंग की तरह काम करेगी। नाउ वहां पर बीरू आता है, बताता है कि माय लॉर्ड, एक बंदा था बड़े बाल वाला, आपको प्रोटेक्ट किया था और मुझे भी प्रोटेक्ट किया था, वो गायब हो गया कहीं पे। जिन्वू उसका वेपन उठा के समझ जाता है कि ये कौन है। एंड यस, संग एलवान की बात हो रही है। एंड जिन्वू उनको भी ढूंढ के उनके पास पहुंच जाता है, कहता है फादर। फाइनली जिन्वू एंड फिर उसके डैड आमने सामने आते हैं। अब यहाँ पे हमें जिन्वू के डैड की बैक स्टोरी पता चलती है, जिसमें वो एक डंजियन में जाते हैं जिसमें रूलर्स आ जाते हैं एंड जिन्वू के डैड को पावर दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हैं मोनार्क्स को रोको, इंक्लूडिंग शैडो मोनार्क को भी, जो कि अभी पैदा तक नहीं हुआ था। पर जिन्वू के डैड इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए, बस वो ऑब्जर्व कर पाए दूर से। तो फिर वहां पर रूलर, सबसे मतलब ऊपर वाला रूलर जो है, वो नया ऑर्डर देता है जिन्वू के डैड को शैडो मोनार्क को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि अगर बाकी मोनार्क्स को रोकना है रूलर्स को, तो शैडो मोनार्क की पावर की उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे आने वाला है किंग ऑफ ड्रैगन्स और उसको हराने के लिए चाहिए शैडो मोनार्क की पावर। आगे फिर काफी इमोशनल बातचीत करते हैं कि क्या तुमने मुझे मिस किया? जिन्वू कहता है यस,
जिन्वू पूछता है क्या आपने मुझे किया? जिन्वू के डैड बोलते हैं हर वक्त। और जिन्वू के डैड जिन्वू को दूर से हमेशा ऑब्जर्व करते रहे, पर जिन्वू जैसे कि कभी देख नहीं पाया कि वो देख रहे हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे अब जिन्वू के डैड जो संग एल्बान है उनकी बॉडी धीरे धीरे जवाब दे रही है एंड क्रैक्स आ रहे हैं उसमें। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है एंड फिर बाप बेटे दोनों गले लगते हैं। जिन्वू कहता है कि प्लीज डैड अभी मत जाओ, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है, अभी हमें बहुत टाइम बिताना है साथ में। पर संग एल्बान बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, आई एम सॉरी। एंड फिर संग एल्बान जिन्वू के डैड लाइट्स में बट जाते हैं एंड फिर जिन्वू काफी तेज चिल्ला के बोलता है कि मोनाक्स अब तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी जो तुमने किया है, तुम्हारी वजह से जो हो रहा है। अब ना किसी तरीके से जिन्वू की मॉम को भी यहाँ पे आइडिया लग जाता है अब हमें घर बदल देना चाहिए, अब जिन्वू के डैड कभी नहीं आएंगे। और जिन्वू के डैड के मरने का कारण ये भी था कि रूलर्स ने जो उनको पावर दी थी उसको इनने काफी ज्यादा यूज कर लिया उन दो मोनार्क्स को मारने के लिए, जिससे कि उनकी बॉडी सह नहीं पाई, इसलिए डिस्ट्रॉय हो गई। एंड तो इसी तरीके से ये मोनार्क्स ने जो तहलका मचाया था वो शांत होता है। काफी तबाही तो मची है अब यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं, असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी वो गेट आसमान में है, वो लटक के रहे हैं अभी भी, और उनमें से काफी पावरफुल किंग ऑफ ड्रैगन्स आने वाला है एंड उसकी फाइट से क्या होगा, दुनिया का बचेगी या नहीं, ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कितना अच्छा लगा, कितना खतरनाक लगा, कमेंट्स में बताओ। पसंद आया तो लाइक वाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आऊंगा मैं। टिल देन बाय।